स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। साथियों, क्या कभी हो सकता है कि लगभग 3000 साल पुराने एक ग्रीक महाकाव्य पर के एक मूवी बनाई जाए जिसके ट्रेलर, पोस्टर और मूवी देखकर भारत के करोड़ों लोगों के मानस पटल पर रामायण और महाभारत की छवियां कौंधने लगे? क्या ऐसा संभव है दोस्तों कि हॉलीवुड के सबसे विजनरी निर्देशकों में से एक क्रिस्टोफर नोलन, जो बहुत अच्छी मूवीज़ बनाते हैं, जब अपने एक नए प्रोजेक्ट द ओडिसी को घोषणा करें तो ग्लोबल सोशल मीडिया पर फिल्म के क्राफ्ट नहीं बल्कि उसके सामने एक नया अलग तरह का यक्ष प्रश्न खड़ा हो कि इस क्रिस्टोफर नोलन अडॉप्टिंग द ग्रीक रामायण? सोशल मीडिया के गलियारों में अलग अलग तर्क तैर रहे हैं। किसी ने कहा है कि यह पश्चिमी दुनिया की रामायण है और किसी का यह दावा है कि नोलन को आखिर में भारतीय दर्शन और वाल्मीकि रामायण की शरण में जाना ही पड़ा। और कुछ लोग तो इससे एक कदम आगे बढ़कर एक सांस्कृतिक आशंका भी जताते हैं कि कल को जब भारत अपनी रामायण पर कोई भव्य सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाएगा तो यही पश्चिमी मीडिया उसे द ओडिसी की कॉपी करार दे देगा। लेकिन दोस्तों, एक विश्लेषक के तौर पर एक अकादमिक मंच से हमें इस भावुकता से इतर सत्य की परत को समझना होगा। क्या वास्तव में एक ग्रीक कवि होमर का जो ये द ओडिसी है, जो महाकाव्य है, वह महर्षि वाल्मीकि के कथानक से प्रेरित है, या फिर द ओडिसी और रामायण के बीच कोई ऐतिहासिक या रेशमी मार्ग जैसे कि सिल्क रूट जैसा कोई सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ था, या फिर यह दुनिया की दो महान सभ्यताएं इंडस गंगा और जो एजियन सिविलाइजेशंस हैं उनके बीच में एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर भूगोल और भाषा की सीमाओं में बंधी होने के बावजूद मानव चेतना और अस्तित्व के एक जैसे ही मूल प्रश्नों पर जूझते हुए एक जैसी ही महागाथाएं रच बैठी हैं। तो आज का एपिसोड, आज का यह सेशन जो है वो सिविलाइजेशनल स्टोरी टेलिंग का एक गहन तुलनात्मक विश्लेषण है दोस्तों। यहाँ पर हम मूवी पर नहीं बात करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इसको समझना शुरू करें, इसको तराजू के दोनों तुलनों पर रखना शुरू करें, हमें समझना होगा कि द ओडिसी का जो मूल तत्व है वह क्या है। देखिए, क्रिस्टोफर नोलन की यह जो मूवी है यह किसी मौलिक आधुनिक पटकथा पर नहीं बनी है। यह ईसा के पूर्व की 8वीं शताब्दी के 8th सेंचुरी BCE के आसपास रचे गए ग्रीक महाकाव्य द ओडिसी पर आधारित है। साथियों, यहाँ पर यह समझिएगा कि ये जो परंपरा है, यह जो एकेडमिक पेज है इसमें वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वह है होमरिक क्वेश्चंस। इतिहासकारों और भाषाविदों ने आज भी एक तरीके से आम सहमति नहीं है कि क्या होमर वास्तव में कोई हाड़ मांस के व्यक्ति थे या फिर होमर कई पीढ़ियों के चारणों, नायक, गायकों और मौखिक कवियों की उस साझा परंपरा का नाम है जिसे बाद में एक लिपिकीय रूप प्रदान किया गया। ठीक वैसे ही जैसे भारत में हम वेद व्यास या फिर मौखिक जो श्रुति स्मृति की परंपरा है उसको देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों कथानक के ताना बाना को समझिएगा। क्या ताना बाना रहा इस कथानक का, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से अगर आप देखें तो एक ट्रोजन हॉर्स की बात आती है, जो लकड़ी का एक घोड़ा था। ट्रॉय के महान युद्ध के समाप्त हो चुका था, छल और रणनीति से युद्ध जीत लिया गया था। यहाँ पर दूसरा कथानक का पार्ट आता है घर वापसी का, लेकिन त्रासदी, जो असली त्रासदी शुरू होती है वह युद्ध के बाद शुरू होती है। इकाथा का जो राजा है जिसका नाम है ओडिसियस, वह अपने राज्य और परिवार के पास लौटना चाहता है, जिसके लिए 10 वर्ष का वनवास और भटकाव दिखाया गया है। समुद्र के देवता पोसाइडन के क्रोध के कारण उसकी वापसी में 10 वर्ष का समय लग जाता है। रास्ते में दानव मिलते हैं, जादुई स्त्रियां मिलती हैं, भटकाव, प्रलोभन और मृत्यु का तांडव दिखाई देता है। इसके साथ साथ इकाथा का संकट भी है, जहाँ पर उसके राज्य
इकाथा में उसकी निष्ठावान पत्नी, जिनका नाम है पेनेलोप, वे वर्षों से उसका इंतज़ार कर रही हैं। राज्य अराजकता के मुहाने पर खड़ा है, सैकड़ों अनैतिक सामंत उसकी संपत्ति चाट रहे हैं और पेनेलोप ने विवाह करके सिंहासन प्राप्त करने की वह इच्छा रखते हैं। और अंततः ओडिसियस सीधे राजा न बन करके वह एक भिखारी के छद्मवेश को धारण करता है और वहीं से शुरू होता है वह चरमोत्कर्ष जो भारतीय दर्शक को सीधा सीता स्वयंवर और रामायण के उत्तरकांड की याद दिला देता है। अब साथियों, आइए इस सवाल के उस केंद्र में चलते हैं जहां पर साहित्य और इतिहास का मंथन होता है। क्या दोनों महाकाव्यों में कोई सीधा जुड़ाव है? इसका उत्तर सीधा हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। हमें इन्हें 5 समानांतर बिंदुओं और 3 कड़े विरोधाभासों के बीच समझना होगा। अगर हम 5 समानांतर बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है घर वापसी की बात। एक महाकाव्यात्मक घर वापसी है। रामायण में श्री राम भगवान जो हैं वर्षों के निष्कासन के बाद अयोध्या लौटना, उनका अयोध्या लौटना केवल एक राजा का वापस आना नहीं है बल्कि धर्म और मर्यादा का पुनः सिंहासन पर बैठना है। वहीं द ओडिसी में अगर आप देखेंगे तो ओडिसियस का जो 20 वर्षों का, जिसमें उन्होंने 10 साल तक युद्ध लड़ा और 10 साल भटकते रहे, उसके बाद उनका इकाथा लौटना, दोनों ही कथाओं में यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं है दोस्तों, यह आत्मा, धैर्य, संकल्प और एक तरीके से अस्तित्ववादी परीक्षा है। एग्जिस्टेंशियल ट्रायल का मामला है जिसे जोसेफ कैम्पबेल ने द हीरोज जर्नी कहा है। अब इसके बाद अगर हम देखें, दूसरे मामले को देखें तो रामायण में जो माता सीता हैं वे अग्नि परीक्षा देती हैं और अपनी निष्ठा को साबित करती हैं। लंका में रावण के पास बंदी होने के बावजूद अपने सतीत्व, धैर्य और मर्यादा के उच्च मापदंड स्थापित करती हैं। वहीं द ओडिसी में जो पेनेलोपा हैं वे समझिएगा इकाथा के महल के सैकड़ों दुराचारी पुरुषों से घिरी हुई हैं जो उनसे जबरन विवाह करना चाहते हैं। वह एक बौद्धिक चाल चलती हैं और वह कहती हैं कि वह अपने ससुर के लिए शॉल बुन रही हैं। जिस दिन वह शॉल पूरा हो जाएगा वह विवाह कर लेंगी। वे दिन में कपड़ा बुनती हैं और रात में दीपक की रोशनी में उस कपड़े को उधेड़ देती हैं। दोनों सभ्यताओं में अगर देखिएगा तो दोनों में ही स्त्री चरित्र केवल पीड़ित नहीं है बल्कि निष्ठा और इंटेलिजेंट के उच्चतम शिखर पर, इंटेलेक्ट के उच्चतम शिखर पर दिखाई देता है। दूसरी चीज़, अगर हम तीसरे पहलू को देखें तो रामायण श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण कई अवसरों पर साधारण तपस्वियों के रूप में घूमते दिखाई देते हैं। द ओडिसी में भी ओडिसियस जो है वह सीधे अपनी सेना को लेकर महल में नहीं आता, वह देवी एथेना की मदद से एक वृद्ध भिखारी का रूप धारण करता है और वह अपने ही घर में यह परखता है कि उसका कौन सेवक वफादार बचा है और कौन गद्दार बचा है। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी जो दिखती है वह धनुष की प्रत्यंचा के टेस्ट वाला दिखता है। आपको याद होगा, आप सभी तो इसको दिल से समझते होंगे कि यही सबसे चर्चित मान्यता है जो भगवान राम के विवाह की है और इसी ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। शिव धनुष की प्रत्यंचा जो सीता स्वयंवर का बेस था, राजा जनक के दरबार में शिव धनुष रखा जाता है। संसार के बड़े बड़े बलशाली राजा उसे हिला नहीं पाते। प्रभु श्री राम आते हैं और सहजता से धनुष को उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। इसका पैरेलल जो ओडिसी में दिखाई देता है, वहाँ पर भी विशाल धनुष का एक बड़ा मामला आता है जहां पर जो पेनेलोप हैं वे अंत में एक शर्त रखती हैं, जो व्यक्ति ओडिसियस के उस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर 12 कुल्हाड़ियों के छेदों के पार तीर को निकाल देगा वही उसका पति बनेगा। महल के तमाम बलशाली सामंत असफल हो जाते हैं, तब वह भिखारी के रूप में बैठा ओडिसियस जो है धनुष उठाता है और एक झटके में प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्य भेद कर अपनी वास्तविक पहचान उजागर कर देता है। पांचवा जो मामला है वह है अराजकता का अंत और न्याय की स्थापना। लंका विजय और रावण वध के बाद राम राज्य की स्थापना, अधर्म पर धर्म की विजय होती है जो हमें रामायण से मिलती है। और वहीं द ओडिसी में ओडिसियस धनुष से तीर चलाकर उन सभी दुराचारी सामंतों का अंत कर देता है जिन्होंने इथाका को लूटा था। अराजकता पर न्याय की जीत को यह दर्शाता है। तो अगर आप देखें तो कथानक में कई जगह आपको सिमिलैरिटीज़ दिख सकती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ठहरना पड़ेगा दोस्तों। क्यों?
क्योंकि अगर आप यही निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि अरे यह तो कॉपी है, तो आप ग्रीक और भारतीय दर्शन के मूलभूत अंतर को मिस कर देंगे। देखिए, नायक के चरित्र, दोनों के नायकों के चरित्र की अगर हम बात करें तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग धर्म और वचन के लिए कर देते हैं। वे छद्म रूप का सहारा नहीं लेते, छल का सहारा नहीं लेते, वे सत्य और नीति के प्रतीक हैं। वहीं ओडिशस जो है, वह ओडिशस एक तरीके का ट्रिकी और क्लेवर हीरो है, जो कि ग्रीक साहित्य में उसके गुण, उसके चातुर्य को प्रमोट किया जाता है। वह जीवित रहने के लिए झूठ बोलता है, शत्रुओं को धोखा देता है और अपनी जान बचाने के लिए रणनीतिक छल भी करता है। वह ईश्वर नहीं है, वह एक अत्यंत अपूर्ण इंसान है। दूसरा बड़ा अंतर अगर आप देखें तो नियति और देवताओं की भूमिका का आपको दिखेगा। भारतीय परंपरा में देवता या तो साक्षी हैं या अवतार हैं। वे या फिर अवतार के रूप में स्वयं मर्यादा का पालन करते हुए धरती पर आते हैं और कर्म के सिद्धांत को, जो भारतीय परंपरा है, वह सर्वोपरि रखती है। ग्रीक परंपरा में अगर हम बात करें तो वहाँ देवता इंसानों से भी कहीं ज़्यादा ईर्ष्यालु, क्रोधी और संकीर्ण होते हैं। पोसाइडन और जो ओडिसियस से बदला लेने के लिए समुद्र में तूफान लाता है, जबकि एथेना उसकी चाटुकारिता से खुश होकर उसकी मदद करती है। यहाँ मनुष्य देवताओं को अपनी राजनीति का खिलौना बना लेता है, ऐसा ग्रीक परंपरा में दिखाई देता है। और तीसरा बड़ा जो अंतर है वह धर्म बनाम सर्वाइवल का है। रामायण धर्मो रक्षति रक्षतः के जो फिलॉसफी है कि यार यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, उसे फॉलो करती है। वहीं द ओडिसी, यह लड़ाई धर्म की नहीं बल्कि वहाँ पर लड़ाई अस्तित्व की दिखाई जाती है, सर्वाइवल की दिखाई जाती है। कैसे भी करके घर पहुँचो, अपनी जान बचाओ, यह फिलॉसफी बेसिक है। तो जो धर्म, जो कॉस्मिक ड्यूटी है और जो अस्तित्व है, ये दो बहुत डिफरेंट फिलॉसफीज़ हैं जो इन ग्रंथों से दिखाई देती हैं। अब आते हैं उस यक्ष प्रश्न पर कि क्या होमर ने रामायण से कंटेंट चुराया था या फिर वाल्मीकि ने ग्रीक साहित्य पढ़ा था। तो साथियों, ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों को समझिएगा। यदि हम कड़े ऐतिहासिक मानकों यानी कि रिगरस हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स पर बात करें तो इस बात के कोई पुरातात्विक या पांडुलिपिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि 8वीं सेंचुरी बीसी में ग्रीस और तत्कालीन भारत के बीच कोई साहित्यिक आदान प्रदान हुआ था। यद्यपि भारत और ग्रीस के बीच सिकंदर के आक्रमण के समय 326 बीसी के समय इंडो ग्रीक वास्तुकला मूर्ति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है, लेकिन द ओडिसी और रामायण, वाल्मीकि रामायण की मूल मौखिक जड़ें उन दोनों दौर से बहुत पुरानी हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 20वीं शताब्दी में जो एक महान तुलनात्मक पौराणिक कथाविद हैं, उनका नाम है जोसेफ कैम्पबेल। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द हीरो विद 1000 फेजेस में एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया था, मोनोमिथ का सिद्धांत दिया था, द मोनोमिथ का, जिसको कहेंगे हम यूनिवर्सल आर्किटेक्चर। तो साथियों, यहाँ पर समझिएगा कैम्पबेल के अनुसार क्या कहा गया है। कैम्पबेल के अनुसार दुनिया की किसी भी सभ्यता को उठा लीजिए, चाहे वह भारत की हो, ग्रीस की हो, कहीं की भी हो, दुनिया की किसी भी सभ्यता को उठा लीजिए, चाहे वह मेसोपोटामिया की बिल्कुल बेसिक सभ्यता हो, स्कैंडिनेवियन सभ्यता हो, ग्रीक ओडिसी हो या भारत की रामायण हो, मानव मस्तिष्क के अवचेतन पर एक जैसे ही ढांचे दिखाई देते हैं। जैसे कि कॉल टू एडवेंचर, आवाहन, नायक अपना सुरक्षित घर छोड़ता है। दूसरा, अग्नि परीक्षा सभी जगह पर दिखाई देती है, वह जंगलों, समुद्रों या अज्ञात रास्तों से राक्षसों से लड़ता है। फिर चरमोत्कर्ष का दौर आता है, वह मृत्यु के मुहाने पर पहुंचता है और अपनी पहचान साबित करता है। और उसके बाद आता है द अल्टीमेट रिटर्न, यानी कि वह बदल कर अपने घर लौटता है और समाज में संतुलन लाता है, हार्मोनी लाता है। जब दो अलग अलग महाद्वीपों में इंसान जीवन, मृत्यु, अलगाव, वियोग और घर वापसी की पीड़ा महसूस करेंगे तो उनके द्वारा रची गई कहानियों के ढांचे आपस में मिल जाना कोई चोरी नहीं, बल्कि वास्तव में मानव अनुभव की सार्वभौमिकता होती है। दोस्तों, अब
जहाँ तक क्रिस्टोफर नोलन का सवाल है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। नोलन कोई भारतीय पौराणिक कथा का सीधा रूपांतरण नहीं कर रहे हैं। नोलन टाइम, मेमोरी, ग्रेविटी और ह्यूमन एंड्योरेंस के निर्देशक रहे हैं दोस्तों। जो इंटरस्टेलर थी उनकी मूवी, वह भी उस मूवी में भी वे एक पिता का अपनी बेटी के पास लौटने के संघर्ष को यानी कि होम कमिंग के मुख्य विषय पर उन्होंने बनाई थी। द ओडिसी उनके लिए मानव इतिहास की सबसे पुरानी होम कमिंग स्टोरी को बड़े पर्दे पर उतारने का महज एक जरिया है। अब वे कोई ऐसा भारतीय रामायण जैसा कुछ नहीं बना रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आज के बाद आपसे भी कोई कहे कि द ओडिसी जो है वो रामायण की कॉपी है या महाभारत की कॉपी है, तो एक जागरूक और संवेदनशील नागरिक और यूपीएससी एस्पिरेंट होने के कारण आपका उत्तर होना चाहिए दोस्तों कि इतिहास के पास किसी कॉपी का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन साहित्य और दर्शन के पास इस बात के अकाट्य प्रमाण मौजूद हैं कि दोनों महाकाव्य मानव चेतना के एक ही सूर्य की दो अलग अलग किरणें हैं। रामायण हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मर्यादा और अपने धर्म को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, और द ओडिसी हमें सिखाती है कि नियति के क्रूरतम तूफानों के बीच भी जो हमारी अस्तित्व और हमारी जिजीविषा है उसको कैसे हम जीवित रख सकते हैं। दोस्तों, भाषाएं अलग हो सकती हैं, नदियां और महाद्वीप अलग हो सकते हैं, देवताओं के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन हजारों साल पहले भी अपने घर से दूर बैठा कोई इंसान जब आसमान में तारों को देखकर अपने घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को याद करता था तो उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू का स्वाद इथाका के समुद्र में भी वही है जो सरयू के तट में है। साथियों, यही विश्व साहित्य की सबसे खूबसूरत और अखंड विरासत है। आप इस तुलनात्मक अध्ययन के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आपको लगता है कि पश्चिमी सिनेमा को अब भारतीय महाकाव्य के दार्शनिक कैनवास को और गहराई से समझना चाहिए? आप अपनी राय भी दीजिएगा, क्योंकि यह जो थीम है जिस पर लोग बात कर रहे हैं उस पर आपके लिए एक बेहतर विश्लेषण लाना ज़रूरी था। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी दे देता हूं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस 27 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं और हमारे इन बैचेस में आपको स्मार्ट मॉडल पर सारी क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें 18 बुक का सेट आपके घर आएगा और ढेर सारी सुविधाएँ हैं जिन्हें आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से हमारे कोर्सेज 9,999 रुपये के नॉमिनल प्राइसेस से शुरू हो रहे हैं और आपको एक अच्छा डिस्काउंट चाहिए तो आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। यह कोड आप जब कोर्स खरीदने चलिएगा उसके पहले लगाइएगा तो आपको बेहतर डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी खास बात, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरे वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे। और अगर आप एडमिशन लेने में या किसी भी अन्य मुद्दे पर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।